हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। दिस इज़ प्रतीक मोदी। और मैंने एक छोटा सा लेक्चर तैयार किया है भारत में और मध्य प्रदेश में, बिकॉज वी आर अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो हमारे यहाँ पर चुनाव प्रक्रिया जो होती है उससे संबंधित एक छोटा सा लेक्चर है। तो शुरू करते हैं। तो आप लोगों ने अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में देखा होगा कि भारत में चुनाव की तैयारी हो गई है शुरू। और स्पेशली कुछ राज्यों में इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इनमें इलेक्शंस शुरू हो चुके हैं। तो इलेक्शन का क्या प्रोसीजर रहता है उस पर बात करते हैं। तो हमारे यहाँ पर लोकसभा और विधानसभा, ये दो हाउसेज हैं, इन दोनों के इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल में वैसे नॉर्मली। अब क्योंकि इंडिया जो है वो एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, संसदीय लोकतंत्र। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या होता है कि इनडायरेक्ट तरीके से रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना जाता है, मतलब हम लोगों को इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन मिलता है। और इस वजह से हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ये राज्य के स्तर पे ऑन द स्टेट लेवल, एंड लोकसभा ये यूनियन लेवल पर उसको दिखाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिवर्सल अडेंट फ्रेंचाइजी है। तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जो भी लोग अभी 18 साल से बड़े हैं उनका वोटर आईडी गवर्नमेंट बना रही है। इलेक्शन कमीशन उनको एनकरेज करती है कि वो अपना वोटर आईडी बनवाएं और वोट देने के लिए आएँ, क्योंकि वो वोट देंगे तब जाकर लोकसभा विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब मताधिकार का उपयोग करेंगे तो सही कैंडिडेट्स चुने जाएंगे और लोकतंत्र सफल हो पाएगा, ऐसा माना जाता है। तो भारतीय संविधान में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी है आर्टिकल 326 में, जिसका मतलब होता है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्लास, रिलीजन, कलर, सभी लोग, दोज हु आर इंडियन सिटीजन एंड 18 ईयर्स ऑफ एज एंड अबव, दे आर एलिजिबल टू वोट। इनका एक जनरल इलेक्टोरेट तैयार होता है। अब ये सब लिखा हुआ है आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, जो कि यह भारत के चुनाव को रेगुलेट करने वाला सबसे इम्पोर्टेंट अधिनियम या कानून है। 1951 में इसे बनाया गया था और इसमें राज्यों का और यूनियन टेरिटरीज का क्या रिप्रेजेंटेशन रहता है वो बताया गया है। अब साथ में जब चुनाव होते हैं तो आपने देखा होगा कुछ सीटों पर एससी और एसटी कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन रहता है। फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में टीकमगढ़ एक एससी सीट है, तो वहाँ से जो भी पार्टी अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे तो वो एक एससी कम्युनिटी का व्यक्ति ही होगा। या धार सीट है जो, तो वो एसटी कम्युनिटी के लिए रिजर्व कर रखा है, तो वहाँ पर कोई भी व्यक्ति होगा, जो भी सीट रिजर्व रहेगी उसी कम्युनिटी से होगा। यहाँ पर आप देखेंगे ओबीसी रिजर्वेशन इज नॉट गिवन इन मतलब लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शंस। तो ये हमारा टॉपिक है। तो आप लोगों ने इलेक्शन से संबंधित इस पर बात करेंगे, ये कंटिन्यू करते हैं, इन पे डिटेल में बात करते हैं थोड़ा सा। ये हमारा नया पार्लियामेंट का बिल्डिंग है, मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है। तो सबसे पहले तो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इनके बारे में जानते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि प्रधानमंत्री जो है हमारे वो बनारस से, वाराणसी से मतलब चुनाव लड़ते हैं, है ना। तो हर किसी की एक कोई ना कोई टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। लोकसभा, राज्यसभा या विधान परिषद की बात नहीं कर रहे हैं हम। राज्यसभा के इलेक्शंस आर इनडायरेक्ट, लोकसभा के इलेक्शंस आर डायरेक्ट। तो लोकसभा इलेक्शंस में और विधानसभा जो डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं उनमें टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं। इसमें क्या होता है कि हर राज्य को जोग्राफिकल सीट्स के आधार पर बांट दिया जाता है। फॉर एग्जांपल इंदौर की, एमपी की बात करें तो एमपी में टोटल विधानसभा में 230 सीटें हैं। ओके, और ये क्यों किया जाता है? ताकि डायरेक्ट इलेक्शन, प्रत्यक्ष निर्वाचन मतलब लोकसभा में हो पाए। डायरेक्ट इलेक्शन के लिए ये एक तरीका अपनाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में दो प्रोविजन है इस रिगार्ड में। पहला तो हर राज्य को लोकसभा सीट इस तरीके से मिलनी चाहिए कि उसकी पॉपुलेशन का रेशियो फिक्स हो, है ना। दिस क्लॉज डज नॉट अप्लाई टू स्टेट्स वेयर फ्यूअर देन 6 मिलियन पीपल, मतलब जहाँ 60 लाख से कम आबादी है वहाँ पर ये रूल अप्लाई नहीं होता है। लेकिन ये कोशिश की जाती है कि हर राज्य को या हर सीट से जो व्यक्ति इलेक्ट हो रहा है वो हर सांसद बराबर लोगों को रिप्रेजेंट करे। ये पॉलिटिकल इक्वलिटी का सिद्धांत है जो हमारे संविधान में फॉलो किया गया है। ओके, दूसरा रूल जो उसमें है ये है कि हर ईच स्टेट इज स्प्लिट इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन सच अ वे दैट
रेशियो ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंसीज पॉपुलेशन टू द नंबर ऑफ सीट्स गिवन टू इट इज द सेम अक्रॉस द स्टेट। मतलब एक राज्य के अंदर जो सीट्स का बंटवारा होगा, फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश में लोकसभा की टोटल 29 सीट्स हैं, तो उनमें एमपी में टोटल 29 सीट्स हैं लोकसभा में, तो इनमें जो डिवीज़न होगा वो बराबर रहे, मतलब मध्य प्रदेश का प्रत्येक सांसद बराबर लोगों को रिप्रेजेंट करे और हर राज्य का रेशियो ये एक तरीके से बराबर रहे। ओके, ये पॉलिटिकल इक्वलिटी को ध्यान में रखते हुए एक मतलब रूल बनाया गया है। नहीं तो ऐसा ना हो कि भाई यूपी में कोई सांसद है वो ज़्यादा लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है और एमपी में है वो कम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। सांसद मतलब बराबर लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है वो। अब ये अभी हमारे यहाँ पर आप देखेंगे कि अगले साल इलेक्शन स्टार्ट होने हैं, तो भारत में लोकसभा में टोटल 543 सीट्स होती हैं, तो पूरे इंडिया को टोटल 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया जाएगा। ये मैप में आप देख रहे हैं वही। अब इसमें आपको दिखेगा कुछ जगहों पर बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कुछ जगहों पर छोटी। ये कारण है क्योंकि आबादी के आधार पर बांटा है, ना कि जोग्राफिकल एरिया के आधार पर। जैसे ये लद्दाख है, तो लद्दाख सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी नज़र आ रही है आपको मैप में, या आप दिल्ली में देखेंगे तो यहाँ पर बहुत छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। इसका कारण है कि दिल्ली में घनी आबादी है, बहुत ही डेंस पॉपुलेशन है, और लद्दाख में बहुत ही मतलब फैली हुई आबादी है, बहुत कम आबादी है, पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ वेरी लो इन लद्दाख। ओके, तो इस तरीके से टोटल 543 सीट्स डिवाइड की गई हैं। इनमें आप देखेंगे कि जनरल की 423 है, एससी के लिए 479 एंड एसटी के लिए 41। ये इनकी पॉपुलेशन के आधार पर रिजर्व कर रखी हैं। फॉर एग्जांपल शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ अराउंड 15 to 16% एंड शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन इज़ अराउंड 8 to 9%। उस आधार पर उतनी सीटें उनके लिए रिजर्व कर दी गई हैं। देयर इज़ नथिंग कॉल्ड ओबीसी रिजर्वेशन इन लोकसभा और विधानसभा अभी एज फॉर नाउ। ओके, लोकसभा में ओबीसी आरक्षण नहीं दिया गया है अभी तक। तो ये आप मैप देखेंगे मतलब इंडिया का जो प्रॉपर अगले साल, और ये मध्य प्रदेश का है। तो मध्य प्रदेश में भी आप देखेंगे कि एमपी में टोटल विधानसभा इलेक्शन होने अभी टोटल 230 सीटें हैं मध्य प्रदेश में। और ये जो मैप है इसमें आपको दिख रहा है कि पूरी सीट्स का ये पूरा नंबर डिवीज़न है, टोटल 230 सीट्स हैं, और मतलब कि 230 विधायक पूरे मध्य प्रदेश से चुने जाएंगे। मध्य प्रदेश में भी इसी तरीके से एससी और एसटी के लिए कुछ सीट्स रिजर्व कर रखी हैं। ओके, दूसरा चीज़ जो हमने अभी देखा था कि इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, इसका मतलब क्या होता है तो ये देखते हैं। तो आर्टिकल 326 में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का बताया गया है। इसमें है कि हर वो व्यक्ति जो 18 साल से बड़ा होगा, है ना, वो राइट टू वोट एक्सरसाइज कर सकता है। मतलब उसको निर्वाचन का अधिकार या राइट टू वोट दिया गया है भारतीय संविधान के द्वारा, लोकसभा में, नॉट इन राज्यसभा। अगेन राज्यसभा की बात नहीं कर रहे हैं, राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। लोकसभा में बात कर रहे हैं, लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, और लोकसभा में 18 साल से बड़ा कोई भी व्यक्ति वोट देने के लिए एलिजिबल है। ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो एक पॉलिटिकल इक्वलिटी को एस्टेब्लिश करता है हमारे यहाँ पर भारत में। इसका बैकग्राउंड देखें तो ब्रिटिश एरा में 1909 में अंग्रेज़ों ने कम्युनल इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस करा था। कम्युनल इलेक्टोरेट में होता था कि फॉर एग्जांपल मुस्लिम्स के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर कोई मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा हो रहा है चुनाव के लिए तो उसको वोट देने के लिए मुस्लिम्स ही रहेंगे। इससे क्या होने लगा, हमारे यहाँ पर ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का पार्ट था और समाज में जाति या धर्म के आधार पर लोगों को बांटा जाने लगा। आज़ादी के बाद हमने इस फीचर को टोटली हटा दिया है और नए संविधान जो हमारा बना था 1950 से लागू हुआ है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में हमने करा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। इसमें रखा गया है, इसमें एक जनरल इलेक्टोरेट बनाया जाता है। जनरल इलेक्टोरेट का मतलब होता है कि सभी के लिए समान निर्वाचन के लिए पूरा जो पद रहेगा वो एक सभी के लिए एक रहेगा, जाति या धर्म के आधार पर डिवीजन नहीं होगा। वो जो रिजर्वेशन दिया गया है, रिजर्वेशन में सिर्फ कैंडिडेट को एससी और एसटी रिजर्वेशन दिया गया है। इवन इफ अ कैंडिडेट इज द सीट इज रिजर्व फॉर एससी कम्युनिटी, वोट सभी लोग करेंगे। ये जनरल इलेक्टोरेट का मतलब होता है।
और ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का यही है, सार्वभौमिक मताधिकार। However, it is essential that his name should stand included in the voters list of his constituency। मतलब अगर आपको वोट देने का अधिकार है, लेकिन आपका वोट देने का अधिकार आप तभी एक्सरसाइज कर सकते हैं जब आपका वहाँ के मतलब जो वोटर लिस्ट है उसमें नाम हो। इसके लिए आपको भारत सरकार वोटर आईडी कार्ड बनवाती है, और अभी निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन इसके लिए अलग अलग स्कीम्स निकालता है, अवेयरनेस ड्राइव्स कर रहा है। तो अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं तो आप अपना वोटर आईडी में वोटर लिस्ट में अपना नाम ऐड करवा सकते हैं। इलेक्शंस का डेट आ चुका है 17 नवंबर। अब फिर हम बात करते हैं रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससी एंड एसटी। तो आप इलेक्शन में देखेंगे कुछ सीट्स रिजर्व की हुई हैं, है ना। इसका क्या मतलब होता है कि कुछ जो सीट्स हैं उन पर सिर्फ अगर वो एससी कम्युनिटी के लिए रिजर्व है तो सिर्फ एससी कैंडिडेट ही मतलब उन पर हुआ है। जैसे ये सीट्स कुछ दिख रही हैं आपको, ये एससी कम्युनिटी के लिए रिजर्व करी हुई हैं, और ये कुछ सीट्स हैं ये एसटी कम्युनिटी के लिए रिजर्व हैं, है ना। तो इनको रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी बोला जाता है। अब अगर फॉर एग्जांपल एससी के लिए है तो चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, वो कैंडिडेट वहाँ पर एससी कम्युनिटी का ही ला सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वोट भी सिर्फ वही करेंगे, सभी लोग वोट कर सकते हैं। ओके, तो ये वाली बात लिखी हुई है। राइट टू वोट यहाँ पर सभी के लिए होते हैं, जनरल इलेक्टोरेट बनाया जाता है। अभी बात करें तो टोटल 131 सीट्स लोकसभा में रिजर्व्ड हैं ना। ये लोकसभा की बात की गई है। मैप में मध्य प्रदेश का ये जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी का मैप है वो देख पा रहे हैं आप। अब दो चीज़ें और इसमें स्टैंड आउट करती हैं इंडियन इलेक्शन सिस्टम में। फर्स्ट इज सिंगल मेंबर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इसका मतलब होता है कि भारत में जो इलेक्शन प्रणाली है वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में, उसमें हर सीट से एक ही व्यक्ति इलेक्ट होगा, चुनकर जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं सिंगल मेंबर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब हमारे भारत को बात करें तो 543 सीट्स में लोकसभा इलेक्शन में डिवाइड कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि 543 लोकसभा सांसद चुने जाएंगे। टोटल जो मतलब सांसदों की संख्या है वो यही रहेगी। हर एक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही व्यक्ति इलेक्ट होकर जाएगा। ओके, चुनाव के लिए जो नामांकन भरना है वो तो कई लोग भर सकते हैं, लेकिन हर सीट से एक ही व्यक्ति इलेक्ट होगा। इसको बोलते हैं सिंगल मेंबर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। एंड द वोटिंग सिस्टम विच इज मतलब अडॉप्टेड इन इंडिया इज फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, FPTP। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का मतलब होता है कि जो कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे, है ना, वो वहाँ पर विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसको सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम भी बोला जाता है, क्योंकि सिंपल मेजॉरिटी मतलब मेजॉरिटी का मतलब होता है मतदान मिलना, है ना। और मेजॉरिटी में अगर आधे से एक वोट भी ज़्यादा मिल जाता है ना, तो वो सिंगल मेंबर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी या सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम को अडॉप्ट कर लेती है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम भारत में अडॉप्ट करा गया था क्योंकि ये सबसे सिंपल सिस्टम ऑफ इलेक्शन होता है। इसमें मतलब इजी रहता है वोटर्स को समझना। बाकी के जैसे प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है या लिस्ट सिस्टम है, जो बाकी के सिस्टम होते हैं उनमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। तो भारत में क्योंकि उस समय में जब हम आज़ाद हुए थे, लिटरेसी रेट वाज वेरी लो एंड वी वर अ वेरी न्यू डेमोक्रेसी। तो एंड वी इंट्रोड्यूस्ड यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज कि सभी लोग वोट करेंगे। तो सभी लोगों को समझ में आए ऐसी जो चुनाव प्रणाली थी वो हमें अडॉप्ट करनी थी। इस वजह से हमने फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम अडॉप्ट किया, सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम। अब ये जो सिस्टम है हमारे यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन लोकसभा एंड विधानसभा के जो इलेक्शन होते हैं उनके लिए उपयोग की जाती है। इसमें लोकसभा के जितने भी सांसद होते हैं अभी वो इसी तरीके से चुने जाते हैं। 2000 मतलब अभी पिछले कुछ सालों तक आज़ादी के बाद लोकसभा में टोटल 545 सीट्स थी, इनमें से 2 सीट्स वर रिजर्व फॉर एंग्लो इंडियंस। गवर्नमेंट हैज़ डन अवे विद द रिजर्वेशन फॉर एंग्लो इंडियंस। नाउ ओनली 543 सीट्स आर देयर इन लोकसभा and all the 543 members they are elected directly, okay, elected directly by the voters. A candidate securing the largest number of votes from amongst all the contestants from a constituency gets elected. अब इसमें आप सपोज कीजिए कि मान लो
500 वोट पड़े हैं, एक कैंडिडेट को 251 वोट मिले हैं, एक कैंडिडेट को 249 वोट मिले हैं, तो 2 वोट का अंतर हो चाहे 1 वोट का, जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वो वहाँ से जीत जाएगा। इसमें हालांकि दिक्कत ये होती है कि मतलब उसमें 249 मेंबर्स ने जिस कैंडिडेट को वोट दिए वो कैंडिडेट नहीं जीत पाएगा, और उनके ऑल्दो उसको 49% वोट मिल गए हों बट उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाएगा उन लोगों को। ये दिक्कत होती है, इसलिए मेजॉरिटी सिस्टम कहलाता है और मेजॉरिटेरियनिज्म को भी प्रमोट करता है। फिर भी ये अभी सबसे साधारण और सिंपल वोटिंग सिस्टम होता है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जो हमारे यहाँ पर होता है। तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पर सभी मतलब कैंडिडेट्स ट्राई करते हैं कि बस उनको दूसरे कैंडिडेट या प्रतिद्वंदी से ज़्यादा वोट मिल जाए, और ये हमारे लोकतंत्र में रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करने का तरीका अडॉप्ट किया है हमने। ओके, सो दैट वाज इट। वेरी थैंक यू वेरी मच।